welcome everyone. Good morning and welcome to the Inside Scoop, आपका go-to show for everything finance, business, stocks and the economy. हर रोज़ की तरह आज भी हम लेके आए हैं ऐसी इनसाइट्स जो सिर्फ हेडलाइंस तक नहीं रुकती बल्कि उनके पीछे ही कहानियाँ समझाती हैं. फ्रॉम द पल्स ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज टू ग्लोबल डेवलपमेंट्स, हमारे मुल्क का फ्यूचर, हम वो सब कुछ ब्रेक डाउन करते हैं आप लोगों के लिए आसान लफ्ज़ों में. सो बकल अप, क्योंकि आज का एपिसोड इज़ अगेन पैक्ड विद एनालिसिस दैट मैटर्स. हमने हमेशा ये शो ऐसे ही रखा है कि वो फोकस करता है बिजनेस, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस रेट टॉपिक्स पे, लेकिन आज हमें लगता है कि द लीस्ट वी कैन डू फॉर दोज ब्रेव पाकिस्तानीज जो अपनी जानें देते हैं फॉर डिफेंडिंग दिस कंट्री इज़ के हम उनके बारे में बात करें ताकि मैं और आप आराम की नींद हम सो पाएँ. जो लोग अपने आप को रिस्क पे करते हैं, द लीस्ट वी कैन डू इज़ टू कमेंड देयर ब्रेवरी एंड एफर्ट्स एंड प्रे फॉर देयर शहादत. So in a major security operation in Balochistan, Avaran district, Pakistan Army ने एक intelligence based operation conduct किया against Indian backed terrorist outfit Fitna al-Hindustan. ऑपरेशन के दौरान एक इनकाउंटर हुआ जहां पाकिस्तान आर्मी ने 3 टेररिस्ट को एलिमिनेट किया, लेकिन इस दुख भरे मौके पर मेजर सैयद रब नवाज तारिक जो 34 साल के थे, मुजफ्फराबाद के रहने वाले थे, वो शहीद हो गए वाइल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. ISPR के मुताबिक उनका ये सैक्रिफाइस हमारी कौमी रिजॉल्व को और मजबूत बनाता है. अब भी एरिया में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है. डिक्लेयर एनी रिमेनिंग थ्रेट्स. फोर्सेस ने दोबारा रीइंफोर्स किया है कि इंडियन स्पॉन्सर टेररिज्म को हर हाल में ख़त्म किया जाए. वी प्रे फॉर मेजर रब नवाज एंड आवर प्रेयर्स आर विद हिज फैमिली. मूविंग ऑन, let's speak about the stock market. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 15 जुलाई को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था एट 137,737 पॉइंट्स प्लस. सिंस देन इट्स बिन करेक्टिंग थोड़ा बहुत. कल स्टॉक एक्सचेंज में बुल्स ने वापस से कम बैक किया. बेंचमार्क के एसी 100 इंडेक्स ने 440 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया, क्लोजिंग एट 136,400 पॉइंट्स. बिफोर यस्टरडे मार्केट में ऑलमोस्ट 600 रुपये बोल रही हूँ, 600 पॉइंट्स स्लाइटली बिलो दैट उसका लॉस हुआ ड्यू टू इन्वेस्टर प्रॉफिट टेकिंग आफ्टर रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैलीज लास्ट वीक. लेकिन आज की कल के पॉजिटिव क्लोज सेंटिमेंट में स्टेबलाइज किया है. सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग, ऑयल, गैस ने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड की है. अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो FFC, Forgy Fertilizer, Angro Holding Company, Angro Fertilizer and Pakistan Services and Atak Refinery were on the positive contribution side. Correction side पे आपके banking sector था with UBL, Mizan Bank, MCB, Bank Al Habib, all of these pulling the war down. But UBL, MCB, Bank Al Habib, Bank Al Fila, ये these have been high moving stocks. पिछले पूरे हफ्ते इन्होंने बहुत upward movement दी है and वो थोड़ी सी correction आती है, profit taking आती है. Obviously लोगों ने अपने जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ होता है, then they want to realize little bit of profit. That is also part of a trading strategy. ऊपर से reallocation हो सकती है between sectors because आपकी banking sector इतना rally कर चुकी है already. So on that side there's nothing to be worried about because आज again UBL is back up. I believe MCB and Habib Metro are also back up. हमारी market currently trade कर रही थी, last I checked 1,000 points plus. So there's nothing to be worried about at all. Perfectly fine. ये स्टैंडर्ड करेक्शंस होती हैं एंड उससे रिकवरी भी होती है. बट जेन्युइनली अकॉर्डिंग टू ऑल ब्रोकरेजेस दैट आर रिलीजिंग वर्ड नाउ, नेक्स्ट टारगेट इज 165,000 इंडेक्स पॉइंट्स. सो ऑनेस्टली डोंट मिस योर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट. एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी. ऑलवेज रिमेंबर कि अपने स्टॉक्स पे रिसर्च करें, इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली. आपके ऑप्शंस में आपके लिए म्यूचुअल फंड्स मौजूद हैं जो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करेंगे. यू हैव ब्रिलियंट टीम्स ऑफ फंड मैनेजर्स हु आर CFAs to MBAs and ACCAs. All of these people ये बैठ के डिसाइड करते हैं कि आपके पोर्टफोलियोज कैसे मैनेज करते हैं. दे आर इक्विप्ड, दे नो हाउ टू डू देयर रिसर्च. इनको अपनी स्टॉक पिकिंग सही से आती है एंड दे नो हाउ टू मेक श्योर कि आपके पैसों पे आपको मैक्सिमाइज रिटर्न मिलता है. दे ऑलमोस्ट ऑलवेज बीट देयर बेंचमार्क्स अगर आप एक अच्छे फंड में इन्वेस्ट करते हैं. सो डू कंसिडर दैट. अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आप कहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू करें, लुक इनटू द म्यूचुअल फंड इज अ ग्रेट ऑप्शन. ग्लोबल फ्रंट पे एशियन मार्केट्स रिमेन्ड मिक्स्ड. जापान का निकी इंडेक्स फ्लैट रहा आफ्टर इट ऑसिलेट बिटवीन माइनर गेन्स एंड लॉसेस. ताइवान का बेंचमार्क ने ऐड किया 0.5%. हांगकांग ने 0.8% का जंप लगाया, एक्सटेंडिंग इट्स टेक ड्रिवन रैली ट्यूसडे से. यूएस इन्फ्लेशन डेटा ने ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट को काफी इन्फ्लुएंस किया है. जून में यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हुआ बाय 0.3% फोरकास्ट के मुताबिक, लेकिन ये जनवरी के बाद का सबसे बड़ा मंथली इंक्रीज था. इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये अपटिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए टैरिफ्स की वजह से आई है, स्पेशली ऑन गुड्स लाइक कॉफी एंड होम फर्निशिंग.
इस इन्फ्लेशन प्रिंट के बाद US डॉलर ने स्ट्रेंथ दिखाई स्पेशली अगेंस्ट द येन एंड ट्रेजरी यील्ड्स भी 1 मंथ हाई तक पहुंच गई। ये सब चीज़ें सजेस्ट करती हैं कि फेडरल रिजर्व अभी भी कॉशियस है इंटरेस्ट रेट्स को लेके और मार्केट अब 56% प्रोबेबिलिटी असाइन कर रहा है कि सितंबर में सिर्फ क्वार्टर पॉइंट का रेट कट होगा। मीनवाइल एनविडिया की AI रैली ने ग्लोबल टेक सेक्टर को सपोर्ट दिया। स्टॉक ने 4% का ओवरनाइट गेन लगाया विच हेल्प द टेक हैवी इंडस्ट्रीज मेंटेन रेजिलियंस डिस्पाइट मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। सिंस हम बात कर रहे हैं अबाउट द स्टॉक मार्केट, एक सरप्राइजिंग खबर है कि ट्रूली ड्रामेटिक ट्विस्ट अनफोल्डेड इन आवर जुडिशरी सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट कराची की रजिस्ट्री ने कंफर्म किया कि हाईली सेंसिटिव फाइल्स रेट टू द रिसोर्स ग्रुप इंटरनेशनल लिमिटेड मतलब के TRG मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खान चिश्ती वर स्टोलन मिड ट्रांजिट इन एन ऑडेशियस डेलाइट रॉबरी। An M&P courier vehicle headed to Islamabad. Supreme Court ने अब समन किया है एडवोकेट को टू फाइल फ्रेश पिटिशंस एंड के 3 पेपर बुक्स पर केस एक अर्जेंट ऑर्डर में आए टू प्रिवेंट एनी डिलेज। इमेजिन मतलब कोर्ट रूम स्केड्यूल्स हैंगिंग इन द बैलेंस ओनली फॉर क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स टू वैनिश। This isn't just a bureaucratic drama, it's the heart of a major corporate showdown. Resource Group and Mr. Chishti are locked in a pitched legal battle over contested step-up tender offer and ongoing shareholder disputes that जिन्होंने reach किए हैं Supreme Court and the Sindh High Court halted Green Tree Holdings $53 million tender purchase. ये स्टोलन फाइल्स हेयरिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, हेयरिंग डेट्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं और लीगल प्रोसेस को स्टॉल कर सकती हैं एंड चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट की अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। एक्सपेक्ट इंटेंस कोर्ट रूम सस्पेंस इन द कमिंग डेज। क्या फ्रेश पिटिशंस क्लियर करेंगी बैकलॉग को, किस तरह से ये डिले इफेक्ट करेगा TRG की पाकिस्तान की शेयर प्राइस एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को, किस तरह से कोर्ट इंश्योर करेगा कि कोई भी एविडेंस लॉस्ट नहीं है ट्रांजिट में फिर से। ये इंसिडेंट अंडरलाइन करता है द फ्रैजिल लिंक बिटवीन लॉजिस्टिक्स, legal timelines and big ticket corporate justice. It may reshape the outcome of one of Pakistan's most high profile business cases. So talking about companies, whoa, can I have a water bottle guys please? पानी की बोतल। नेशनल बैंक पाकिस्तान ने 2025 के पहले 6 महीनों में अपने शेयर होल्डर्स को 74% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। सब लिस्टेड बैंक्स ने टॉप परफॉर्मेंस दिखाते हुए, अगर किसी ने साल के स्टार्ट में नेशनल बैंक में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो अभी तकरीबन 17 लाख रुपए होते। एंड ये वही दौर है जब रियल एस्टेट रिटर्न स्टैग्नेंट हैं, बहुत लिमिटेड हैं, यानी कि एक्विटी मार्केट विच मीन्स द स्टॉक मार्केट रियल एस्टेट जैसे ट्रेडिशनल एसेट्स के रिटर्न्स को पीछे छोड़ देता है एज यूजुअल। नेशनल बैंक का ये टर्न अराउंड सिर्फ स्टॉक प्राइस का नहीं है बल्कि एक पूरे स्ट्रैटेजी शिफ्ट का नतीजा है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने बैंक के पुराने पेंशन केसेस क्लोज किए जिसके बाद इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में तेजी आई। इन केसेस की वजह से बैंक की वैल्यू पर प्रेशर आया, लेकिन अब जब ये खत्म हो गया नेशनल बैंक अपनी बैलेंस शीट को रीवैम्प कर रहा है। नए ग्रोथ टारगेट सेट किए हैं उन्होंने। बैंक ने रिटेल और डिजिटल बैंकिंग पर फोकस बढ़ाया है, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स कलेक्ट किए और लेंडिंग ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया। इसके साथ साथ माइक्रो फाइनेंस एंड एग्री फाइनेंस सेक्टर्स में भी डीपर एंट्री ली जा रही है। रेटिंग एजेंसीज ने नेशनल बैंक का क्रेडिट आउटलुक स्टेबल रखा है जो कि बताता है कि बैंक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छी पोजीशन में है। नेशनल बैंक का केस सिंपल है, जब गवर्नेंस ठीक है, स्ट्रैटेजी क्लियर है और इन्वेस्टर ट्रस्ट हो तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ये परफॉर्मेंस सिर्फ एक एक्सेप्शनल 6 महीना पीरियड नहीं है बल्कि लगता है कि ये बैंक फाइनली अपने फंडामेंटल्स को सही ट्रैक पर डाल रहा है। गवर्नमेंट बॉन्ड की बात की जाए, स्टेट बैंक पाकिस्तान ने आज के फिक्स्ड रेट PIB ऑक्शन में टोटल 342 बिलियन रुपीस मतलब ऑलमोस्ट 350 अरब रुपए उठाया, जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड 5 साल बॉन्ड्स की थी जहां से 254 बिलियन रेज हुआ। इन्वेस्टर्स ने मिड टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को प्रेफर किया जबकि 15 साल का बॉन्ड पूरा रिजेक्ट हो गया क्योंकि ऑफर्ड रेट्स बहुत हाई थे, 12.4 से लेकर 16.8 तक, जो स्टेट बैंक को अनएक्सेप्टेबल लगा। कट ऑफ यील्ड्स भी ऊपर गई, 2 साल का 10.4%, 3 साल का 11.05%, 5 साल का 11.4%, 10 साल 12.2 पर सेटल हुआ। ये शो करता है कि इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स में टाइट स्टांस कंटिन्यू होगा। मार्केट के लिए ये एक मिक्स सिग्नल है। पॉजिटिव ये है कि लिक्विडिटी मॉप अप हो गई है, स्टेट बैंक पाकिस्तान ने लॉन्ग टर्म कॉस्ट लॉक कर दी है, लेकिन नेगेटिव ये है कि हायर यील्ड्स का मतलब है कि बोरोइंग एक्सपेंसिव हो रही है जो फिस्कल साइड के लिए प्रेशर क्रिएट कर सकता है, स्पेशली जब डेट सर्विसिंग कॉस्ट ऑलरेडी इतनी हाई है। फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने मूडीज रेटिंग एजेंसी के साथ वर्चुअल सेशन किया जहां पाकिस्तान
कि इम्प्रूविंग इकोनॉमिक पोजीशन और इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस के फ्यूचर प्लान्स डिस्कस हुए। मीटिंग में पैंडा बॉन्ड्स लॉन्च करने का प्लान टेबल पर आया। अलॉन्ग साइड द हाईलाइट पाकिस्तान ने अभी $1 बिलियन से कमर्शियल फाइनेंसिंग मिडिल ईस्ट के लोन सिक्योर किया है, जो कमर्शियल फाइनेंसिंग सिक्योर की है, जो इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। फाइनेंस टीम ने मूडीज को बताया कि पाकिस्तान IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट के फाइनल रिव्यू कंप्लीट कर चुका है, दूसरी ट्रांच मिल चुकी है एंड रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी RSF में भी प्रोग्रेस हो रहा है। ये सब माइलस्टोन्स इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए क्रेडिबिलिटी बूस्ट करते हैं। मैक्रो इंडिकेटर्स पॉजिटिव साइड पे हैं, इन्फ्लेशन नीचे है, पॉलिसी रेट कट हो रहे हैं, फॉरेन रिजर्व जून के एंड तक 14 बिलियन क्रॉस कर गए एंड करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया। टैक्स GDP रेशियो इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट टेक बेस्ड रिफॉर्म्स पर काम कर रही है। 2 ट्रिलियन रुपीस का एडिशनल रेवेन्यू दिस ईयर प्योरली ऑटोनमस एफर्ट से आया विदाउट न्यू टैक्सेस। मूडीज को यह भी ब्रीफ किया कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की रिस्ट्रक्चरिंग, प्राइवेटाइजेशन एंड गवर्नमेंट साइज रैशनलाइज करने के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये होगा कि फिस्कल स्पेस क्रिएट होगी और अगर क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होती है तो पाकिस्तान यूरो बॉन्ड और पैंडा बॉन्ड जैसे ग्लोबल मार्केट से चीपर फाइनेंसिंग ले सकेगा, जो इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का रास्ता बनेगा। सो नाउ that I have completed the news, I wanted to share some information with you guys. Binary trading, man. मेरे एक्चुअली सुनने में आया था अबाउट बाइनरी ट्रेडिंग। आई हैड हर्ड अबाउट इट, लेकिन मैं इतना फोकस नहीं करती बिकॉज स्कैम्स पे मेरा इतना वो नहीं होता है, स्पेशली जो स्कैम स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं। ट्राई टू फोकस ऑन दैट, पीपल इम्पर्सनेटिंग, वो हाउ टू काइंड ऑफ लुक फॉर अ गुड ब्रोकरेज, वो सारी चीज़ें। लेकिन अपेरेंटली $1 बिलियन पाकिस्तानीज लूज एनुअली इन दीज बाइनरी स्कैम्स। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल अपनी गाड़ियाँ दिखाते हैं, देखिए ये एक एज ओल्ड टैक्टिक है, देखो मेरे पास ये तुम्हें भी चाहिए तो तुम मेरा ये फॉलो करो। This does not work. This is a Ponzi scheme. It is a pyramid scheme. ये डबल शाह की नई शक्ल है, ठीक है। तो ये लोग ये करते हैं। अब हाउ डू दे मेक मनी? ये ट्रेडिंग पे तो पैसा कमाते नहीं, इनको ट्रेडिंग की टी नहीं आती, ट्रेडिंग कहाँ से करेंगे? What they do is शुरू में आपको सिग्नल्स देते हैं, ठीक है। अब ये पूरे प्लेटफॉर्म्स रिग्ड होते हैं, चार्ट्स अपनी होती हैं, लोग मिले हुए होते हैं, इनको पता है अगला मूव क्या होता है, आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, आपका ट्रस्ट गेन करते हैं, आप कहते हैं वाह भाई, वो फिर वो कहते हैं आपको कि चलो आपने यहाँ तो मेरे सिग्नल्स टेस्ट कर लिए, अब आप इस प्लेटफॉर्म पे आके देखें कि यहाँ आप कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। वहाँ वो आपको लिंक भेजते हैं, शायद रेफरल कोड देते हो, आपने लिंक खोली, अकाउंट बनाया, यहाँ आपका जो अकाउंट है अब वो लिंक हो गया इस शख्स के लिंक से, ठीक है। वहाँ वो ये लिंक बन गया। अब एवरी टाइम यू लूज अ ट्रेड, जो आपका लूज कर, अगर आप इवन ब्रेक इवन 50% पे होते हो, एंड आई विल एक्सप्लेन दैट इन अ सेकंड, यू स्टिल बी इन नेट लॉस, व्हिच इज नॉट पॉसिबल जस्ट बाय द वे। तो इस बंदे के अकाउंट में पैसे आते हैं, 50 to 80% कमीशन इनकी होती हैं, राइट, एंड 20 to 50% ब्रोकरेज के पास रहती हैं। दिस इज द स्कीम विद दे स्टे ऑन। जिस तरह जैसे नए लोग आते जाएंगे वो लोग पैसा कमाते जाएंगे, एंड नॉट टू मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट, इनके इन लोगों की रीच इतनी बड़ी होती है, ये लोग हटवा देते हैं वो आर्टिकल्स और सारी चीज़ें। सो नाउ व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग? बाइनरी ट्रेडिंग छुपता है ऑप्शंस ट्रेडिंग के फेस के पीछे, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग इज एक्चुअली अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर सकते हैं टू एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन फॉर्मल मार्केट्स, रेगुलेटेड मार्केट्स। ये मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में अवेलेबल होता है, पाकिस्तान में इट इज नॉट अवेलेबल। ऑप्शंस होता है कि यू बेट ऑन द राइट, नॉट बेट, यू टेक द राइट टू बाय और द राइट टू सेल इन एक्सचेंज फॉर अ प्रीमियम अमाउंट। कि मैं कहती हूँ कि XYZ स्टॉक 100 रुपए का है एंड मुझे इसका राइट टू बाय मतलब कॉल ऑप्शन खरीदना है, तो मुझे जो शख्स वो टूल मुझे बेच रहा है, जो रजिस्टर्ड बंदा है विद द रेगुलेटेड अथॉरिटी, वो कहता है मेरा प्रीमियम इज 5%, आप मुझे 5 रुपए दोगे, एंड तो जब ये शेयर प्राइस गोज फ्रॉम 100 to 120, आप उसको 5 रुपए देते हो, 100 रुपए पे आप खरीदते हो, एंड आपका नेट प्रॉफिट बनता है 15 रुपीज, विच ट्रांसलेट्स टू 15%. दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल व्हेन यूज्ड इन द राइट वे. बाइनरी इज नॉट ऑप्शंस ट्रेडिंग, बिकॉज बाइनरी में क्या होता है, अगर आप सही निकले आपको 70 to 90% प्रॉफिट मिलता है, अगर आप गलत निकले तो आपको 100% लॉस होता है. This does not happen in the world. That means कि just to break even, जीरो पे रहने के लिए आपको 62.5% की सक्सेस रेट चाहिए. बड़े से बड़े ट्रेडर स्ट्रगल करते हैं 62, 65%, 70% की सक्सेस रेट के लिए. So it's honestly insane. Do not give these people your money.
इनकी बात ना सुने when they tell you where to put your money, they do not know anything. ये लोग आपको स्कैम करके पैसे कमाते हैं. They are bad human beings, they are bad people, they are evil, lecherous, malicious human beings जिनको सिर्फ जिंदगी में लालच दिखती है, जो ये नहीं देखते कि अपनी अवाम से जो लोग इनको ट्रस्ट करते हैं उनसे पैसे छीन रहे हैं, लूट रहे हैं. They don't care. इनको अपनी अयाशी प्यारी है. So moving on, we're going to take a short break before we introduce you to Dr. Shujat Farooq, who is the Dean of Research at PIDE. Very important person, very relevant conversation. Grab your nashta, your coffee, your chai, whatever you have it. Get comfortable. It's going to be really interesting. As I just said, aap dekh rahe hain The Inside Scoop. I am Mashal Khan. We'll be right back after a very short break. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले I'll let you know that Dr. Shujat Farooq, who is Dean of Research at Pakistan Institute of Development Economics, has joined us today. Thank you so much, sir. आपने time निकाल के you're such an esteemed person, especially in the world of our economy, and आपने join किया, time निकाला. Sir, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान Institute of Development Economics ने long emphasize किया है evidence based policy को. आपके view में कितना इफेक्टिवली पाकिस्तान की फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज अलाइंड हैं आज टू टैकल द परसिस्टेंट चैलेंज ऑफ स्टैगफ्लेशन जिसका सामना हमारे मुल्क को कर पाता है? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि हमारी दो पॉलिसीज होती हैं, एक फिस्कल पॉलिसी है और एक मॉनेटरी पॉलिसी है. तो देखें, मॉनेटरी इन दोनों पॉलिसीज का आपको बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, क्योंकि एक पॉलिसी से कभी भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते. और रिजल्ट क्या होता है कि आपने एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ, एक जॉब क्रिएशन की तरफ जाना है और सोसाइटियल वेलबींग को आपने इम्प्रूव करना है विद मिनिमल इन्फ्लेशन एंड मिनिमल अनएम्प्लॉयमेंट रेट. तो पाकिस्तान में जो एक अच्छी चीज़ अभी अगर आप देखें, मॉनेटरी पॉलिसी जो कि बहुत टाइट थी, उसको आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट को कम किया जा रहा है. और शायद उसके पीछे एक फैक्टर था, वो आपकी ग्लोबल वैल्यू चेन डिस्टर्ब हो गई थी ड्यू टू कोविड. तो पूरी दुनिया में एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी थी और दुनिया ने उसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया है. हमने भी अपने पॉलिसी रेट को कम किया है. अगरचे आप अभी भी देखें, अमेरिका में बड़ी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है. प्रेसिडेंट ट्रंप अपने फेडरल रिजर्व बैंक के हेड पे नाराज हैं कि जी दुनिया में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो आप क्यों नहीं कम कर रहे. तो शायद पाकिस्तान के अंदर भी एक डिमांड है कि जी इंटरेस्ट रेट को फर्दर कम किया जाए. लेकिन देखें, ये जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, अभी बढ़ी हैं, पिछले 2 एपिसोड में फोर्टनाइटली बेसिस पे बढ़ी हैं, उसका जाहिर है इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा. और अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी को भी फर्दर कम करेंगे तो फिर जाहिर है इन्फ्लेशन और तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि जितना आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, जो मार्केट के अंदर रुपीस की सर्कुलेशन है वो बढ़ेगी और उसका इम्पैक्ट सबसे पहले इन्फ्लेशन पे आएगा. जो दूसरी आपकी फिस्कल पॉलिसी है, देखिए फिस्कल पॉलिसी में कुछ गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है. अगर आप देखें, जब से हम IMF के साथ प्रोग्राम में हैं, पहले हम PDM के पीरियड में 9 मंथ में स्टैंड बाई प्रोग्राम में थे, अब एक हम लॉन्ग प्रोग्राम के अंदर हैं. तो उसके अंदर IMF आपको एक ही चीज़ कह रहा है कि आपने अपने रेवेन्यूज़ को इन्हांस करना है. हम रेवेन्यूज़ को तो इन्हांस कर रहे हैं. अगर आप बजट में देखें तो हम 9 ट्रिलियन से पिछले साल को तकरीबन 13 ट्रिलियन पे चले गए और इस साल भी हम कुछ 14.1 ट्रिलियन पे जा रहे हैं. लेकिन हमारा चैलेंज ये है कि शायद हम बहुत हैवी टैक्स फेस कर रहे हैं. इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में जो एक आम इंसान है उसके ऊपर टैक्स रेट काफ़ी हाई है. तो हमें टैक्स बेस को बढ़ाना है और लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके आना है, ताकि ये जो टैक्स बेस है वो बढ़ेगी तो जो टैक्स रेट है वो कम हो जाएगा. हमारी स्लैब बड़ी, उसके ऊपर टैक्स रेट हाई है. आप अपने आप को जब दुबई से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे शायद एक आमदनी पे 9 से 10% टैक्स होगा और हमारे शायद 30% से ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं. फिर GST को देखें तो GST भी हमारे बहुत हाई है और कुछ फूड आइटम्स पे दुनिया में GST हमेशा कम होता है. तो देखिए, फूड आइटम है जो एक गरीब ने भी परचेज करनी है. आपने अगर एक गरीब को इक्विटी की तरफ लेके जाना है, उसके ऊपर टैक्स बर्डन को कम करना है, तो फिर जो चंद फूड आइटम्स हैं जिसमें चीनी है, घी है, दालें हैं, उनके ऊपर हमें GST को कम करना होगा.
डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो रिसेंटली पीआईडी ने क्वेश्चन किया जो ये नैरेटिव है कि हमारी पॉवर्टी राइज कर रही है, और सजेस्ट किया गया कि शायद वो जो इंक्रीज़ है वो ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कि हम पॉवर्टी को मेजर किस तरह से करते हैं रादर देन एक्चुअल इकोनॉमिक कोलैप्स। गिवन दैट, कौन से इमीडिएट पॉलिसी चेंजेस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए ताकि ये एड्रेस किया जाए असल डेप्रिवेशन को? देखिए, जो पावर्टी का नंबर है ना, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि पावर्टी को मैयर करने की बहुत सी मेथडोलॉजीज हैं और बहुत से टूल्स हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप 15% नंबर निकालना चाहते हैं, आप 25% निकालना चाहते हैं, आप 50% निकालना चाहते हैं। आप दुनिया में भी देखें तो डॉलर अ डे भी है कि जी आप एक दिन में $1 कमा रहे हैं, वो कहते हैं नहीं $1 कम है तो इसको $2 कर दें, नहीं $2 कम है इसको $2.75 कर दें। तो मेरे नज़दीक देखें, पावर्टी से ज़्यादा जो हमें रियलाइजेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमने इस मुल्क में एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है और उसके साथ जॉब क्रिएशन करनी है। तो देखिए, जॉब क्रिएशन होगी, ग्रोथ होगी, तो ऑटोमेटिकली लोगों की जो वेलबींग है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि पिछले 4 5 6 साल में अगर हम देखें ओवरऑल, तो हमारी इन्फ्लेशन एक तो बड़ी हाई रही है। फिर कोविड का शॉक आया है 2022 में, सिंध में स्पेशली फ्लड आया है, तो जाहिर है, और फिर हमारी अभी भी कोई ग्रोथ बहुत हाई नहीं है। आप देखें तो हम तकरीबन 3 से 4% के बीच में ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये ग्रोथ उतनी नहीं है कि जो आपकी जॉब क्रिएट कर सके। तो हमारी जो रियलाइजेशन होनी चाहिए वो ये है कि हमने लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ जाना है। लॉन्ग टर्म अपना जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है उसको बेहतर करना है, अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है जिससे हमारी जॉब क्रिएशन हो। क्योंकि इस मुल्क में देखें 65% आपकी पॉपुलेशन 25 ईयर से कम है। तो इन बच्चों को अगर हम अच्छी तालीम देंगे, अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, तो ये मुल्क के लिए अगले 40 50 साल के लिए एक सरमाया होंगे। तो पॉवर्टी से ज्यादा मेरे ख्याल से तो हमें अपनी जो अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट करनी। डेफिनेटली बिल्कुल आपने सही कहा। और अभी आपने बात की अबाउट लॉन्ग टर्म ग्रोथ, राइट। तो एक फोकस जो पीआईडी का बहुत सही फॉल करता है वो जिसके पाकिस्तान को मूव करना पड़ेगा फ्रॉम लो वैल्यू एक्सपोर्ट्स टूवर्ड वो वाले एक्सपोर्ट्स ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं ग्लोबल सप्लाई चेन में, राइट। तो आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग होंगे, कीपिंग इन माइंड सीपैक, हमारे जो एलाइज हैं, ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स? आपको क्या लगता है कि कौन से एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स पे शिफ्ट करें? जी देखें जी, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 25 30 साल में हमने अपनी जो कंपेटिटिवनेस है इंटरनेशनल मार्केट में वो लूज हुई है। हम ग्लोबल वैल्यू चेन में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे। हम आज भी 5 बेसिक कमोडिटीज और 5 मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत से कंट्रीज में आप देखें तो वो आईटी बेस एक्सपोर्ट हैं। वियतनाम को देखें आप, कई और छोटे छोटे आपको मुल्क मिलेंगे कि जिनकी वैल्यू चेन के अंदर, प्रोडक्टिविटी के अंदर बहुत आगे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये पिछले अगर आप 5 डिकेड में देखें तो इसका कोई जीडीपी के अंदर शेयर नहीं बढ़ रहा। तो इसका मतलब है कि देखें, आपकी जो एक्सपोर्ट करनी है वो किसने करनी है? इंडस्ट्री ने करनी है। तो मेरे ख्याल से जो हमारा इकोनॉमिक गवर्नेंस है गवर्नमेंट का, उसको बड़ा केयरफुली हमें देखना है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का बड़ा रोल है, उसने एक्सपोर्ट करनी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है कि उसने इंडस्ट्री को रीवैम्प करना है। और जब हम इंडस्ट्री की रीवैम्प करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट की जो रिसर्च डेवलपमेंट है उसको बड़ा केयरफुली देखना है। हमें एनर्जी प्राइसेस को बड़ा केयरफुली देखना है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो इस वक्त हमारे जो रीजनल कंपेटिटर्स हैं, जिसमें चाइना देखें, बांग्लादेश देखें, इंडिया है, उससे बहुत हाई हैं। फिर टैरिफ पे अगर बहुत अच्छा इस दफ़ा बजट के अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि टैरिफ को कम करें, क्योंकि हमारे टैरिफ रेट बहुत आई हैं। हम बाहर से कोई अच्छी मशीन इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर हमें बहुत हैवी टैक्सेस देने होंगे। और फिर प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएं। अब कुछ सेक्टर्स की आपने बात की है, तो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर वैल्यू चेन देखें। इस मुल्क में हमें अगर जॉब क्रिएशन करनी है तो हमें वो रॉ मटेरियल से आगे जाना है, और चाहे वो आपकी एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के अंदर आप देखें तो हम वीट में, कॉटन में, शायद प्रोडक्शन में तो दुनिया के 6 नंबरों में है, लेकिन जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत, हम शायद 30 40 मुल्कों में भी कहीं पे फॉल नहीं करते। तो वैल्यू चेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देखें आपके पास हलाल मीट की मार्केट है,
आपके पास एग्रीकल्चर की वैल्यू चेन है, आपके पास टूरिज्म इंडस्ट्री हो सकता है, माइनिंग एक बहुत बड़ा एरिया है बलूचिस्तान में, हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी वैल्यू चेन हो सकती है। रिको के एक प्रोजेक्ट आप देखें तो तकरीबन अगले 37 ईयर में वो प्रोजेक्ट आपको कोई तकरीबन $100 बिलियन के करीब रेवेन्यूज दे सकता है। लेकिन इसमें आपको फिर अपना रिसर्च डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी वो इतना एफिशिएंट होना है कि आप वाकई मीनिंगफुली उस इन प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। डेफिनेटली डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा। एंड हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के अराउंड एक बहुत बड़ा क्राइसिस रहा है ना हमारे मुल्क में। वन थिंग जो एक बहुत रैपिडली इंक्रीज भी कर रहा है आपकी इंडस्ट्री साइड पे भी और अर्बन और रूरल एरियाज में भी फॉर होम्स एंड हाउसिंग इज़ सोलर एनर्जी, राइट? तो नेट मीटरिंग, ऑफ ग्रिड सेटअप्स हैव बिकम सो पॉपुलर, पीपल आर अब बात भी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा होती है, कवरेज मीडिया पे भी ज़्यादा इन चीज़ों की। तो गवर्नमेंट को किस तरह से प्राइसिंग और रेगुलेशन रीडिज़ाइन करनी चाहिए ताकि एक तो फेयरनेस भी मेंटेन हो लेकिन फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो? देखिए, गवर्नमेंट की पावर पॉलिसी तो अगरचे एक बनी हुई है कि जिसमें उन्होंने जो डिफरेंट अथॉरिटीज हैं उनके रोल्स को अलग-अलग कर दिया है कि जनरेशन कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा और सप्लाई कौन करेगा। अब जो अगला चैलेंज सीरियसली है वो कुछ चैलेंजेस है जो हमें देखने हैं। नंबर एक तो चैलेंज हमारा ये है कि हमारी इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी में जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। जो कैपेसिटी प्रोडक्शन है, हम तकरीबन 42 टू 45,000 मेगावाट इस वक्त पाकिस्तान की कैपेसिटी है, क्योंकि आपको पता है कुछ गवर्नमेंट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कुछ हमने आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट बीच में ले आए। अब और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, अगर आप देखें ये जो आपका भाषा डैम, दासू डैम है, वो एक आपका तकरीबन कुछ 3-4 हज़ार मेगावाट ज़ाहिर है अगले 3-4 साल में नेशनल ग्रिड में बिजली आएगी, और बहुत से ऐसे और भी प्रोजेक्ट हैं जिनके जहां से बिजली आएगी। चैलेंज ये है कि हमें कंजम्पशन को इंक्रीज करना है। हमारी जो डिमांड है वो तकरीबन को 25,000 मेगावाट है गर्मियों में, सर्दियों में कम होकर तकरीबन 10-12 हज़ार पे आ जाती है। अब एक चैलेंज तो यह है कि उसके अंदर सोलर भी आ गया। अब सोलर एक ह्यूज, लोगों ने अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दी है। तो देखें, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बिग चैलेंज है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन दो चैलेंजेस हैं। एक तो आप सर्कुलर डेट को देखें, वो उसको बड़ा सीरियसली हमें देखना है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें हमारे लॉसेस बहुत हाई हैं। अभी भी जो डिफरेंट सब्सिडीज की मद में या जो थेफ्ट हैं, लॉसेस हैं सिस्टम के, उसकी वजह से तकरीबन हम 900 अरब से ज्यादा लॉस कर रहे हैं इस वक्त। और फिर उसके लॉसेस कुछ इकोनॉमिक लॉसेस हैं, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि अगर हमारी बिजली महंगी है तो उसको घरों के अंदर एक सिग्निफिकेंट उसका इम्पैक्ट आ रहा है। इंडस्ट्री एक्सपोर्ट नहीं करने की पोजीशन में है। तो ये वो फैक्टर्स हैं कि जिसमें हमें बड़ा केयरफुली पावर पॉलिसी को देखना है, और हमें एफिशिएंट बिजली चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिजली चाहिए। इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोल से, फर्नेस ऑयल से बाहर निकले। फर्नेस ऑयल इसलिए भी कह रहा हूँ कि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत वो जिसको कहते हैं वो बढ़ेगा। तो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, चाहे आपके पास सोलर है, विंड है, हाइड्रो है, ये वो एरियाज हैं कि जिसमें आप सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। और सेकंड, ये जो टैरिफ स्लैब्स हैं, जिस तरह आप देखें आजकल भी आपको डिमांड मिल रही है कि जी अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट से ऊपर जाती है तो आपकी स्लैब चेंज हो जाती है। ये वो फैक्टर्स हैं कि जिसको सीरियसली देखें। डेफिनेटली। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया आज एंड आपने इतने अच्छे वर्ड। आई विश द बेस्ट टू यू एंड टू पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। और आप लोगों से मिलूंगी कल सुबह 11 बजे एज यूजुअल ऑन द इनसाइड स्कूप। बट रिमेंबर, कीप एन आई ऑन द स्टॉक मार्केट, इट्स बुलिश राइट नाउ। टिल देन, टेक केयर, खुदा हाफिज़।